नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात, गुड आफ्टरनून सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी रोज़ क्लास आती है और थोड़ा सा क्लास लेट होने का कारण ये है कि इलाहाबाद की कंडीशन आप लोग देख रहे हैं और उस वजह से यहाँ पर जो नेट की सेवा है उसको रोक दी गई है और इस वजह से जो है नेट ना हो पाने के कारण क्लास आपको प्रोवाइड नहीं हो पाई है टाइम से। मैं लाइव लेने ही क्लास गया था, लेकिन जब चीज़ें नहीं हो पाई तो क्लास मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है और जैसे ही नेट आएगा क्लास आपको जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। और मुझे नहीं पता कि क्लास आपको कब मिलेगी, लेकिन आपको जो मिलेगी तो मैं आपको इसकी जो पहले की बातें हैं वो मैं आपको बता दिया हूँ कि इस वजह से क्लास आपको जो है मैं लाइव आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, सभी लोग आज की क्लास को पढ़ लीजिए और एक एक क्वेश्चन को थोड़ा तेज़ी से सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और एक एक क्वेश्चन को करते हुए आज इसको समाप्त करेंगे। और जो कल की जो हमारी क्लास होगी, अगर यहाँ की स्थिति सही रही तो आपको जो है फिर लाइव रूबरू होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का और पीसीएस का, यूजी नेट का फर्स्ट पेपर जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है स्टडी 91 के द्वारा, उसकी कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन थी। तो आइए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा कि घर का नींव से वही संबंध है जिस प्रकार घर को बनाने के लिए नींव डाली जाती है, उसी प्रकार आप लोगों को सोचना है कि वृक्ष को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आप लोगों को बताना है। तो पता है आप लोगों को जो है घर जो है नींव की सहायता से खड़ा किया जाता है, ये ऐसे भी आप सोच सकते हैं, घर नींव की सहायता से खड़ा किया जाता है। उसी प्रकार से वृक्ष जो है आपका किसकी सहायता से खड़ा होता है, जड़ की सहायता से। और जड़ कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो जिस प्रकार नींव घर को खड़ा करने की एक आधार होती है, उसी प्रकार जो है वृक्ष को खड़ा करने के लिए जड़ों का सहायता बहुत होना जरूरी होता है। जड़ों के बगैर वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा पहला, शाखा, तना और मृदा, ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड नहीं होंगी। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा पहला वाला। बढ़ते हैं एक के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे उसी क्रम में रिक्त स्थानों में रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे उसी क्रम में रिक्त स्थानों में रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाए, ये आपको बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आएगा। तो इसको पूर्ण करिएगा और पूर्ण करने का प्रयास करिएगा, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखें तो यहाँ पर आएगा ACCDDE और यहाँ पर आया ACDDE, फिर यहाँ पर आया ACDEE और इसके बाद यहाँ पर जो आएगा AA हो जाएगा, फिर क्योंकि वहाँ पर C को रिपीट किया, फिर वहाँ पर D को रिपीट किया, फिर वहाँ पर किसको रिपीट किया, E को रिपीट किया। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर A को रिपीट करेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा A और इसके बाद CDE, ठीक है, AACDE। फिर यहाँ पर क्या आएगा ACCDE, क्या आएगा ACCDE, ठीक है। तो यहाँ पर C को रखा, फिर यहाँ पर E को रखा, A को रखा, C को रखा, C को रखा, D को रखा। तो CEAC CD और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो दूसरे का जो आंसर आएगा 4। तो ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ पर C को 2 बार, फिर यहाँ पर D को 2 बार, फिर यहाँ पर E को 1 बार, फिर यहाँ पर A को 2 बार, फिर यहाँ पर C को 2 बार और आगे जाता तो फिर से D को 2 बार, इस प्रकार से रिपीट हो रहा था। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो चौथे वाले में जाएगा। और अगर आपने दूसरे का चौथा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच रिलेशन बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो सख्त का संबंध जो लचीला के साथ है, तो वही आपको बताना है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सख्त और लचीला का आपस में क्या रिलेशन है। तो सख्त और लचीला एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, ठीक है। एक सख्त है तो एक लचीला है। उसी प्रकार चिंतित और अवनत,
उसी प्रकार से प्रतिक्रियाशील या भावप्रवण, निर्भीक या साहसिक दोनों एक ही बात है। अधिकारवादी या उदार, तो इसका जो रिलेशन बनेगा उसी प्रकार अधिकारवादी और उदार एक दूसरे के क्या है, विपरीतार्थक होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का जो आंसर होगा चौथा, तो अधिकारवादी और एक उदार, एक अधिकारवादी है दूसरा उदार है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर होगा, तो निर्भीक और साहसिक दोनों क्या है, समानार्थी हैं, आप सबको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर होगा वो चौथे वाले में जाएगा। हमको विपरीतार्थक शब्द मतलब अपोजिट शब्द यहाँ पर निकालने थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। गला, मूत्राशय, पुतली, यकृत और बाह्य कण में आपको बताना है कि शरीर के अंग हैं। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि इसमें सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको पुतलियाँ मिलेंगी। शरीर के जो अंगों की बात करें, पुतलियाँ मिलेंगी। पुतलियों के मिलने के बाद आपको जो है और नीचे आएंगे तो कान मिलेंगे, कर्ण, आपको बाह्य कर्ण। यहाँ पर क्या मिलेगा, 5वां। अब इसके बाद जो है बाह्य कर्ण के नीचे और आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, गला। बोलो गला मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, पहला वाला गला। और इसके बाद फिर आपको यकृत मिलेगा। यकृत के बाद सबसे लास्ट में आपको जो है मूत्राशय। तो 3 5 1 4 2 और 3 5 1 4 2 और ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 4 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाले में जाएगा। और अगर आप लोगों ने 4 का सेकंड वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। उसने कहा कि यदि माइनस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ जोड़ और डिवाइड का अर्थ घटाना तथा प्लस का अर्थ भाग देना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको बताना है कि 1 सही होगा, 2 सही होगा, 3 सही होगा या 4 सही होगा, बताइए। प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर अगर प्लस की जगह भाग रखते हो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर प्लस की जगह भाग रखते हो 6 36, ये भी ठीक है। यहाँ पर रखते हो, यहाँ पर रखते हो। मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला आप चेक कर लीजिए। सेकंड वाले में आपको आंसर मिल जाएगा। 5वें का सेकंड वाला चेक कर लीजिए, ठीक है। यहीं से प्रश्न आपका आंसर सॉल्व करके देगा। जैसे 8 - 3, माइनस का अर्थ गुणा, तो यहाँ पर क्या होगा, 8 × 3, ठीक है, सेकंड वाला। फिर इसके बाद क्या है, डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या, डिवाइड का अर्थ है घटाना। तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, 16। फिर आएगा गुणा, गुणे का अर्थ है जोड़। तो यहाँ पर 16 और प्लस कितना हो जाएगा, 36। और यहाँ पर आ गया माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है, भाग। यहाँ पर 36 प्लस, तो 36 प्लस का अर्थ क्या है, भाग। तो यहाँ डिवाइड कितना हो जाएगा, 6 और बराबर कितना लाना है, 14। तो 6 6 36 ये आएगा। 8 3 24 और 24 - 16 और प्लस 6 बराबर 14 के। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 और प्लस 6 बचेगा, 24 में 16 घटा देंगे तो 8 और प्लस 6 बराबर 14। तो 14 बराबर किसके हो जाएगा, 14 के। तो ये समीकरण बराबर हो गया। तो ये आ गया 5वें का सेकंड वाला। मैंने पहले ही बता दिया था कि 5वें का सेकंड वाला आप लोग चेक करिए, आपको यहाँ से आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने बढ़िया से किया होगा। 5 के बाद में आप लोगों को लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि इस हिंदी की जो किताब है, वीडियो की, पेट की बुक, आरो और लेखपाल की बुक, जो स्टडी 91 के द्वारा बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, उसकी कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन थी। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो चलो बताओ भाई कि ऐसी कौन सी आकृति है अगले स्थान पर जो श्रृंखला में आएगी। तो दोस्तों एक एक करके आपको आगे बढ़ना है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो पहले इस वाली आकृति को, तो ये वाली चलकर यहाँ पर आ गई है, देख पा रहे हैं। और फिर ये वाली चलकर यहाँ पर पहुँच गई है, और फिर ये वाली चलकर यहाँ पर आ गई है, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आई और ये वाली चलकर अब यहाँ पर आएगी। देखो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ यहीं पर है। तो क्वेश्चन नंबर क्या जाएगा, चौथा। तो 6वें का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला जाएगा। और अगर आपने 6वें का चौथा वाला आंसर किया है तो प्रश्न आप लोगों का निश्चित रूप से सही हो जाएगा। मैंने सिर्फ इस वाले पॉइंट को पकड़ा और इस पॉइंट से मैंने आंसर निकाल लिया कि यहाँ से अब इसकी बार यहाँ पर बारी थी और यहाँ पर सिर्फ यहीं पर था, ना इसमें था, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा, ठीक है, 6 का चौथा वाला। तो 6 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी
तीन किसी प्रकार समान हैं और एक असंगत है, तो उस असंगत अक्षर समूह का चयन करके बताना है। बताइएगा कि इस असंगत अक्षर समूह का सही आंसर क्या होगा। चलिएगा करके बताइएगा सभी लोग। कह रहा है कि चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार समान हैं और एक असंगत है, तो उस असंगत अक्षर समूह का चयन करिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर हमको V से S में आना है तो 22 में 3 घटाया 19, 19 में 3 घटाया 16, 16 में 3 घटाया 13, 13 में 3 घटाया 10, 25, तो यहां पर 2 घटा रहा है, 23 में 21, 2 23, 19, 2 21 और 17, 2 19, 20 में 3 घटा देंगे तो 17 आएगा, 17 में 3 घटा देंगे 14, 14 में 3 घटा देंगे 11, 11 में 3 घटा देंगे तो 8, 18 में 3 घटा देंगे 15, 15 में 3 घटा देंगे 12, 12 में 3 घटा देंगे 9 और इसके बाद 9 में 3 घटा देंगे तो 6। सब में -3 है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड वाले में -2 कर दिया गया है। तो असंगत अक्षर समूह का चयन करें तो असंगत अक्षर समूह जो होगा वो सातवें का सेकेंड वाला, क्योंकि सब में -3 की सीरीज चल रही थी और उसमें जो है -2 की सीरीज चल रही थी। तो सातवें का जो आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा वो सेकेंड वाला होगा। और अगर सातवें का सेकेंड वाला आप लोगों ने किया है तो प्रश्न आपका सही होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यह है क्वेश्चन नंबर 8। इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। रिच RICH को IRXS लिखा जाता है, तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों R का अपोजिट क्या होता है I का अपोजिट R, C का अपोजिट X और H का अपोजिट क्या होता है S। तो B का अपोजिट क्या होगा Y, O का अपोजिट L, O का अपोजिट L और K का अपोजिट क्या होगा P, K का अपोजिट P। तो YLLP और YLLP कहाँ जाएगा तीसरे वाले में। तो आठवें का जो आंसर होगा तीसरा वाला। ये जो रिलेशन बना रहा था ये अपोजिट लेटर्स का, विपरीत अक्षरों का रिलेशन बना रहा था। तो इसको मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई समस्या आई होगी। समस्या उन्हीं बच्चों को आई होगी जिनको अपोजिट लेटर्स के बारे में नहीं पता, उनका प्लेस आप लोग नहीं याद किए हो, तो वहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर याद है तो फिर ऐसे प्रश्नों करने में कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो एक साधारण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसको पढ़िएगा आप लोग और बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। उसने कहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। तो यहाँ पर भी आपको असंगत शब्द बताना है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके ना, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनकी तैयारी आप लोग करके नहीं जाते हो और वहीं से आपके प्रश्न गलत होते। बताइए माद, बिल, अस्तबल और बैरक में से क्या अलग हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर माद की बात करें तो माद, बिल और अस्तबल ये कहीं ना कहीं जानवरों के रहने के निवास स्थान होते हैं, लेकिन बैरक इनमें से बहुत बड़ा चीज होता है। बैरक किसको बोलते हैं? ये सैनिकों का रहने का निवास होता है। बैरक बैरक क्या होता है? सैनिकों का रहने का निवास स्थान होता है। आपको पता है माद, बिल और अस्तबल। माद में कौन रहते हैं? जैसे खरगोश हो गया, बिल में चूहा, अस्तबल घोड़ा कहाँ अस्तबल में रहते हैं। तो 9 का जो आंसर होगा चौथा वाला। बैरक इन सबसे अलग होगा क्योंकि बैरक एक बहुत बड़ा होता है और बैरक में कौन रहते हैं? सैनिक बनाकर, बैरक बनाकर सैनिक रहते हैं। ठीक है, तो माद किसके लिए होता है आप लोगों को पता है? माद शेर या सिंह के लिए होता है, ये बात आप सब जानते हैं। माद में कौन रहता है? शेर रहता है। और बिल में कौन रहता है? तो बिल में यहाँ पर कौन रहता है? खरगोश रहता है। याद रखिएगा क्योंकि अक्सर ये सब चीज़ें आपसे जो है पूछ लेती है। बिल में कौन रहता है? खरगोश। और अस्तबल में आप सबको पता ही होगा कि अस्तबल में कौन रहते हैं? घोड़े। और यहाँ पर आपको बैरक में सैनिक रहते हैं। तो 9 का जो आंसर होगा वो चौथे वाले में जाएगा। तो 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। करा कि मेज, ट्रांजिस्टर और फर्नीचर में आपको रिलेशन बनाना है। तो ट्रांजिस्टर का इन सबसे कोई लेना देना नहीं होगा, आप सबको पता है। लेकिन दुनिया में जितने भी मेज हैं वो सारे के सारे फर्नीचर हैं। तो ट्रांजिस्टर का ना मेज से कोई रिलेशन है और ना ही फर्नीचर से कोई रिलेशन है। और इस प्रकार का आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा। और 10वें का अगर पहला वाला आपने हिट कराया है
निश्चित रूप से आपका सेव। ट्रांजिस्टर आप सबको पता है कि एक डिवाइस होती है, कंप्यूटर डिवाइस होता है, कंप्यूटर एक ट्रांजिस्टर बहुत लगता है, लेकिन मेज का फर्नीचर से, लेकिन ट्रांजिस्टर का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा था। और अगर ऐसे प्रश्न अगर हम टाइम से ना पकड़ पाए और यहाँ पर भी सोचना पड़ जाए तो फिर समस्या वाली बात है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का प्रीलिम्स का जो पुस्तक है आपको जो है जो प्रोवाइड की गई है यहाँ पर 249 रुपए में, और यहाँ पर हिंदी की इंडिविजुअल जो है बैच यहाँ पर जो किताब है वो भी प्रोवाइड कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 में आइएगा और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज विद्यमान हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से बताना है कि इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रेंगल की संख्या कितनी है। तो चलो इसको चेक करो और बताओ किसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल की संख्या कितनी है, 13, 15, 17 या फिर 12। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। बोलिए, जल्दी से बोलिए, समय ज्यादा नहीं लेना है, आप लोगों को जल्दी जल्दी काउंट करना है और आंसर देते चलना है। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो पहले मैं आपको सिर्फ इतना लेकर चलता हूं, इस वाले पॉइंट को यहां से आपको जो है दिख रहे होंगे 3 ट्रेंगल, 3 ये आप निकाल लो। और यही चीज आपका यहां से भी ध्यान से देखें, यहां से भी आपको दिख रहे होंगे 3 ट्रेंगल, ये भी 3 आप निकाल लो, ठीक है। इसके बाद यहां से अगर चले ऊपर की ओर चले, यहाँ से भी आपको दिख रहे होंगे 3 ट्रेंगल, ये भी निकाल लो। और इसके बाद ये वाले भी आपको 3 ट्रेंगल दिख रहे होंगे, ये वाले भी आपको यहाँ से यहाँ तक में 3 ट्रेंगल दिख रहे होंगे, 3 आप ये वाले निकाल लो, ठीक है। तो हमने सबसे जो है अलग अलग जो है 3 ट्रेंगल यहाँ निकाल लिया। तो 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। तो टोटल अभी तक हमने यहाँ पर 12 ट्रेंगल ही सर्च किया है। अब मैं इसको रफ करता हूँ, याद रखिएगा कि हमने कौन कौन से काउंट किया है। अब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा तभी आप समझ पाओगे, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखना है, अब इसके बाद आपको और कौन से ट्रेंगल है जो नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों एक बड़ा वाला ट्रेंगल जो आप लोग नहीं ध्यान दे पा रहे हो, ये भी एक बड़ा वाला ट्रेंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बीच में यहाँ लाइन है। ध्यान से देखिए तो 1, 2 और बड़ा वाला 3, तो 3 ट्रेंगल ये बनेंगे। बोलो दिख रहे हैं कि नहीं। तो 12 और 3 कितना हो गए, 15। क्या और भी ट्रेंगल है जो आप लोग नहीं देख पा रहे हो। तो कहेंगे बिल्कुल आप लोग नहीं देख पा रहे हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रेंगल इधर बनेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रेंगल इधर बनेगा। तो 2 और, तो 12, 3, 15 और 2, 17। तो फाइनली 17 ट्रेंगल बनेंगे और 17 कहाँ जाएगा, तीसरे में। तो 11 का जो आंसर आएगा तीसरा। और जिन बच्चों ने 11 का तीसरा आंसर 17 ट्रेंगल बताया है, निश्चित रूप से उन्हीं बच्चों का यह प्रश्न सही होगा। 13 भी गलत, 15 भी गलत, 12 भी गलत, तो आंसर क्या आएगा, 17, ठीक है। 11 का आंसर आएगा तीसरा वाला 17। तो 11 की बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यह है क्वेश्चन नंबर 12। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है, ये आपको यहाँ से करके बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में 90, 82, 63, 50 और 35। 90, 82, 63, 50 और 35 बताइएगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए और इस सीरीज को पढ़ने का प्रयास करिए, तभी आप लोग इसका आंसर कर पाओगे। देखो यहां पर एक फाल्टिंग है और फाल्टिंग थोड़ा सा ये है, ऐसे तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। 90 की जगह 99 लिख लीजिए। अब बनाना है, ठीक है, अब बनाना है। अब बनाइए इसको, अब आप लोग पकड़ लेंगे। दोस्तों यहां 2 सीरीजें चल रही, 90 से 63 में, 63 से 35 में। देखो कैसे, यहाँ 99 निकाल लिया, फिर यहाँ से 63 निकाल लिया और फिर यहाँ से 35 निकाल लिया। तो 9 में 3 जाएगा 6 और 9 में 6 जाएगा 3, 36 का अंतर है। और 13 में 5 घटा दो, यहाँ पर 8 आएगा और 8, 5, 13 और यहाँ 28 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं, 28 का। और इन दोनों में जो अंतर है वो 8 का अंतर है। इन दोनों में जो अंतर है कितने का, 8 का अंतर है। देख पा रहे हैं, ठीक, 8 का अंतर है।
इसी प्रकार से इसका अगर रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ पर आगे जाएगा, तो यहाँ पर जैसे आएगा 82 और इसके बाद क्या आएगा 50 और अगला आपको बताना है। तो इन दोनों का जो अंतर है तो यहाँ पर कितना आएगा 82 और 50, तो यहाँ पर 2 का अंतर आएगा, तो यहाँ 32 का अंतर आया। कितने का 32 का अंतर आया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि इन दोनों में जैसे जो 8 का अंतर था तो यहाँ पर भी इन दोनों में हम 8 का अंतर कर देंगे। तो 32 में जैसे 32 में 8 कम कर देंगे तो 24 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर 24 बचेगा, 24 बचेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आएगा 24। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो आप 24 को वहाँ पर क्या करेंगे घटाएंगे। तो 50 में अगर 24 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 50 में अगर 24 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 26 और 26 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 12 का जो आंसर आएगा वो 26 आएगा। क्या आएगा 26 आएगा। तो यहाँ पर 2 सीरीजें चल रही थी, सीरीज बहुत अच्छी थी। अगर हम सिर्फ एक से पहले तो यहाँ क्वेश्चन ही गलत था, उसको सुधारा गया, फिर यहाँ पर 2 सीरीजें आपको चल रही, दोनों को मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है अलग अलग। अब आपको यहाँ पर समझना है, अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं 13 हमसे क्या पूछ रहा है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है 13। कह रहा है कि अनीता बहन है बबीता की और धर्मेंद्र भाई है सुषमा का। यदि सुषमा बहन है अनीता की तो बबीता किस प्रकार सुषमा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलो बना लीजिए सभी लोग, समय नहीं ज्यादा आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अनीता बहन है बबीता की। तो चलो देख लेते हैं। अनीता है जो बहन है वो बबीता की बहन है, ये हुआ। अनीता बहन है बबीता की और धर्मेंद्र भाई है सुषमा का। यदि सुषमा बहन है अनीता की, अगर सुषमा अनीता की बहन है तो बबीता की भी बहन होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि यदि सुषमा बहन है अनीता की तो सुषमा अगर अनीता की बहन है तो बबीता की भाई बहन होगी। बबीता धर्मेंद्र भाई है सुषमा का, तो जो धर्मेंद्र है वो सुषमा का क्या है भाई है, तो ये हो गया धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र सुषमा का भाई हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि सुषमा बहन है बबीता की तो बबीता किस प्रकार सुषमा से संबंधित है। तो बबीता सुषमा की क्या हो जाएगी बहन होगी, सब भाई बहन है। तो 13 का जो आंसर होगा चौथा वाला आएगा। इसमें कुछ खास करने की आवश्यकता थोड़ी ना है, सब एक दूसरे के भाई बहन है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 28, 18 और 12। तो आपको पहले ये समझना है कि 28, 18 और 12 इस रिलेशन को पहले समझना पड़ेगा, और जब तक इस रिलेशन को नहीं समझेंगे तब तक शायद प्रश्न का करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये प्रश्न आपका गलत टाइप हो गया है। ये 28, 18 और 12, 28, 18 और 12 ये रिपीटेड है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, ये रिपीटेड है। ठीक है, तो यहां से करना थोड़ा सा क्वेश्चन को मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम यहां पर सॉल्व नहीं कर रहे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 12, 48, 8, ये ठीक है, इसको बनाइए। 12, 48, 8 को बनाइए और बताइए किसका सही आंसर क्या होगा 12, 48, 8 का। तो अगर दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें तो 12, 48 और 8 में अगर रिलेशन को समझने का प्रयास करें तो इसमें क्या किया जा सकता है। तो अगर हम 4 में 3 का गुणा करा दें तो 4 3 कितना होगा 12, और 4 में 3 का गुणा करा दें तो कितना होगा 12, और अगर 4 में हम 12 का गुणा करा दें, 4 में 12 का गुणा करा दें तो कितना आएगा 48, और 4 में अगर 2 का गुणा करा दें तो कितना आएगा 8, कितना आएगा 8। इसी प्रकार से कोई खोज लो भाई कौन सा जाएगा इसमें। तो अगर हम इसी प्रकार से पहला वाला अगर ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पहले में 3 का गुणा है
तो 15 में अगर हम 3 का गुणा करा दें तो 15 तिका कितना आएगा 45, बोलो आएगा कि नहीं, 15 तिका 45। अब इसके बाद क्या करना है, तो 15 तिका कितना हो गया 45, 3 का तो गुणा हमने करा दिया। अब इसके बाद तीन में अगर हम 5 का गुणा करा दें, 3 में 5 का गुणा करा दें तो 3 पची कितना आएगा 15 और 3 चौको कितना हो जाएगा 12, 3 पची 15 और 3 चौको कितना हो जाएगा, 3 चौको कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला वाला। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो पहले वाले में जाएगा, और 15 का अगर आप लोगों ने पहला वाला किया है तो आपका आंसर यहाँ मैच करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की जो 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, मतलब इतिहास के तीनों पार्ट यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में साइंस के तीनों पार्ट हैं, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था का भी पार्ट आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी श्रृंखला थी वो यहाँ पर क्या होती है, समाप्त होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और मिलते हैं आप सभी से जो है नेक्स्ट क्लास में। और आज की क्लास के बारे में आप सबको मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि थोड़ा सा क्या नेटवर्क इशू होने के कारण आपकी जो है क्लास टाइम से प्रोवाइड नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही आपकी जो यहाँ की व्यवस्थाएं सही होती हैं आपकी चीज़ें सारी टाइम से मिलने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद सभी को, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।